नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लूडो जाइल में। तो जैसा कि हमने ध्येय आईएएस की यूपी पीसीएस की जो अपडेटेड टेस्ट सीरीज है उसे हमने स्टार्ट किया था आपके साथ डिस्कस करना, जिसके 2 टेस्ट हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद आप अगर यूपी पीसीएस की हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीसीएस मंत्रा और दृष्टि आईएएस के भी कुछ टेस्ट वहाँ पर डिस्कस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी पढ़ाई को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप एक बार उन्हें ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जितना से ज़्यादा आप इस टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड लेक्चर है, हमारा थर्ड टेस्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय ताज, ताजमहल का पूर्वगामी, चारबाग पद्धति का प्रथम प्रयोग या अकबर का रंगीन महल। तो ताजमहल का पूर्वगामी यहाँ पे अकबर के मकबरे को नहीं बल्कि हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, जो कि ईरानी वास्तुकला का एक दोहरी गुंबद वाला मकबरा है और इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थरों का इसमें उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी। यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा की गई थी और चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारे दोनों कथन क्या है? यहाँ पर सही है। इसके बाद स्वराज पार्टी के गठन की बात करें तो यह 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्ति के लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। कुछ मुख्य घटनाक्रमों की बात करें तो जैसे चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1923 गोरखपुर, असहयोग आंदोलन जिसको कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। जालियांवाला बाग की बात करें तो इसे 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वहाँ पे नाम आता है किसका? जनरल ओ डायर का, और जो गोली चलाने के लिए जो आदेश देता है वहाँ पे जनरल आर डायर का नाम आता है। जनरल रेजिनल डायर, तो जनरल आर डायर हो गया गोली चलाने वाला, और पंजाब में उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सा? जनरल ओ डायर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हैं, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद इसी के साथ में आता है रॉलेट एक्ट, जिसमें जो प्रमुख आता है उसमें सिडनी रॉलेट का नाम आता है, जिनके नाम पर ही इसे रॉलेट एक्ट नाम दिया जाता है 18 मार्च 1919 को। तो ये कुछ अतिरिक्त तथ्य थे, इनको आप एक बार ये आपको रिवाइज करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? तो राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। दहशाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। तो यहाँ पे हमारे दोनों कथन सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर नामक एक आदेश पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकना था। कार्लाइल सर्कुलर की बात करें तो इसके तीव्र विरोध के समय ही लगभग 16 नवंबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसके साथ साथ कार्लाइल सर्कुलर के साथ साथ यहाँ पे कभी कभी एक लियोन सर्कुलर है और पेडलर सर्कुलेशन है। इनका कभी कभी कालक्रम पूछ लेता है कि इसको आप सही सुमेलित कीजिए कि कौन सबसे पहले आया और कौन सा बाद में। तो कार्लाइल सर्कुलेशन सबसे पहले, उसके बाद लियोन, उसके बाद पेडलर सर्कुलेशन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध की बात करें, चंदेरी का युद्ध, घाघरा, खानवा युद्ध और बेलग्राम। तो हुमायूं, बाबर के जो प्रमुख युद्ध हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अक्सर इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो इनको याद करने का हमारा एक ट्रिक है, जैसे पान खा और चल धर। तो पान से हमारा हो जाएगा पानीपत का युद्ध,
जिसमें कि इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराया जाता है 21 अप्रैल 1526। खा से हो गया खानवा का युद्ध। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, चल चंदेरी का युद्ध जो कि 29 मार्च 1528, घाघरा का 1529 और खानवा का 16 मार्च 1527, जिसमें कि राणा सांगा को हराया जाता है बाबर के द्वारा, और घाघरा के युद्ध में अफगानों के साथ और चंदेरी में मेदिनी राय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध, जिसमें कि कहा गया है कि दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बिलग्राम के युद्ध में नहीं बल्कि इसकी सरहिंद के युद्ध में भारत में द्वितीय बार मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और कन्नौज या बिलग्राम की बात करें तो 17 मई 1540 को शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में हुमायूं की क्या होती, हार होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 5वें का डी। आगे देखते हैं चोल ग्राम प्रशासन के विषय में क्या असत्य है। तो चोल ग्राम प्रशासन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चोल ग्राम प्रशासन को ग्रामीण कानून व्यवस्था का अधिकार प्राप्त नहीं था, और यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन अगर डी देखें तो इन्हें मात्र ग्रामीण कानून व्यवस्था का अधिकार प्राप्त था। तो इन्हें मात्र ग्रामीण कानून व्यवस्था का जो अधिकार, ये तथ्य दे रखा है यहाँ पे, यह क्या है हमारा गलत। तो असत्य कथन हमें बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी 6वें का। बाकी ए बी सी ये सारे क्या है हमारे यहाँ पे सही हैं। उम्मीदवारों के लिए अर्हताएं निर्धारित की या विभिन्न कार्यों के लिए यह समितियाँ, और इसकी प्रबंध समिति का निर्माण चुनाव द्वारा होता था। तो ये सारे कथन हमारे क्या है यहाँ पर सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। हिंदू महासभा एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे 9 अगस्त 1942, तो आपको तो याद होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये 9 अगस्त नहीं बल्कि क्या है 8 अगस्त 1942 है। तो यहाँ पे असत्य कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, 7वें का ए। आगे देखते हैं नवपाषाण काल में मेगालिथ की पहचान की गई थी। तो आपको बताना है इनमें से किस रूप में, भारी पत्थरों के औजारों के रूप में, या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या लाल रंग के चित्र मृतभांडों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है क्या, बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो 8वें का बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। संगठन और उसका संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत और लैंड होल्डर सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना वारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में करी थी। तो विनायक दामोदर सावरकर 1901, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। और बाकी हमारे जितने भी कथन हैं ए, सी और बी ये सारे हमारे क्या हैं, सही हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर 1838, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर 1905 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार 1925। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है। तो 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थबुक के सहयोग से पारित हुआ, और यह अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट ये हमारा बाल विवाह से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, 10वें का ए। बाकी सिविल मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम, सम्मति आयोग अधिनियम ये सारे बाल विवाह से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली श्रावस्ती रहा है। तो श्रावस्ती मक्खलीपुत्र गोसाल का जन्म स्थान रहा है, और जबकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी तथा महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडम ग्राम था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11वें का हमारा क्या, ए। निम्नलिखित में से कांग्रेस के संदर्भ में की गई विशेष टिप्पणियों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विपिन चंद्रपाल, याचना संस्था, बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 दिनों का तमाशा और लॉर्ड डफरिन देशद्रोही संगठन।
आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेल विपिन चंद्रपाल याचना संस्था, 3 दिनों का तमाशा यह अश्विनी कुमार दत्त तथा देशद्रोही संगठन ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पे क्या है सुमेलित नहीं है और पहला हमारा क्या है यहाँ पर सही सुमेलित है। तो राइट आंसर है इसका बी, 12 का बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे क्या हैं सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का क्या सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। तो अंग्रेज यात्री विलियम फिंच जो कि कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आता है और इसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करता है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या ए, विलियम फिंच। वह युद्ध जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1760 को वांडीवास का युद्ध भी जिसे कहा जाता है। तो इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया जाता है। आगे देखते हैं मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी और राजाराम। तो यहाँ पे देखिए शिवाजी जिनका जन्म 20 अप्रैल 1621 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था, इन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा क्या सी, 16 का सी। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उनके नेता के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है? बम्बई लोकमान्य तिलक, दिल्ली सैयद हैदर रजा, मद्रास सी राजगोपालाचारी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे 1 और 2। मद्रास की बात करें तो यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लै तथा बाकी बम्बई और दिल्ली ये दोनों हमारे क्या हैं सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और 2, 1 और 2 यहाँ पे सही सुमेलित है, बल्कि सी यहाँ पे क्या है असुमेलित है। राइट आंसर है इसका ए। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, अगस्त प्रस्ताव 1940 और सी राजगोपालाचारी योजना 1944। तो यहाँ पे सबसे अंतिम में हमारी आ जाएगी सी राजगोपालाचारी योजना। अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा 1940 है और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 याद रखिए और उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 का क्या डी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है और 1919 में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लॉर्ड वेलेजली की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य था। तो अंतिम राज्य के रूप में यहाँ पे करेली, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सतारा जिसे 1848 में, जैतपुर या संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 और करैली 1855। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा करैली। सतारा 1848 याद रखिएगा और झांसी 1853। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा डी। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सिजदा व पायवोश की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी। तो यहाँ पे शाहजहां ने सिजदा व पायवोश की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या सी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, और भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना यह 3 जून 1947 को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए, तीसरा, दूसरा और पहला। आगे बढ़ते हैं 23। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा फौज के पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे इसका नेतृत्व किया जाता है इब्राहिम खां गर्दी के द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में मराठा फौज के पैदल और तोपखानों की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 24। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो यह पत्रिका हमारी किसमें, बी अर्थात की मराठी में। वर्ष 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। तो इसमें 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मराठी में। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं में से कौन सी अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है? तो अबुल कलाम आज़ाद से अल हिलाल और अल बिलाल का संबंध अबुल कलाम आज़ाद से है, जबकि हमदर्द और कॉमरेड का संबंध मौलाना मोहम्मद अली जौहर से है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25 का हमारा क्या, सी अर्थात कि पहला और दूसरा। अवध के नवाबों को उनके कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं सादत खां 1722 से 39 तक, सफदरजंग जो कि 1739 से 54, और शुजाउद्दौला 1754 से 75, और आशफउद्दौला ये 1775 से 97 तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए। सबसे पहले आएगा कौन सा हमारा, सादत खां, और उसके बाद अंतिम में आसफउद्दौला। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 27। जेबुन निसा द्वारा दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई। जेबुन निसा थी, ये कौन थी? आपको बताना है जेबुन निसा कौन थी। तो जेबुन निसा औरंगजेब की पुत्री, और वर्ष 1689 में औरंगजेब ने इन्हें निर्वासित कर दिया और दिल्ली में इन्होंने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। दास प्रथा पर प्रतिबंध, शारदा एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट, आपको बताने में से कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा असुमेलित। तो दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में एलन बरो के द्वारा, शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन, और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे उपरोक्त में से सारे क्या हैं, सही सुमेलित हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारे कथन 1 तथा 2 दोनों यहाँ पर क्या है, सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन 1 कहता है, गुप्त काल में भारत तथा पश्चात विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई और इसके कारण में फारसवासियों ने रोमन व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ए तथा आर हमारे दोनों यहाँ पर क्या है, सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए। आगे देखते हैं 31। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान, डूरन भारत एवं अफगानिस्तान, पाक जलडमरू मत भारत एवं श्रीलंका। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है। तो 31 में देखिए यहाँ पे दिए गए सारे जो भी हैं ये सारे हमारे क्या हैं, सही हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे डूरन लाइन की बात करें तो ये
वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अगर पहले की बात करें तो डूरन लाइन यहाँ पे क्या है, हमारा भारत एवं अफगानिस्तान, ये सही दे रखा है। तो इसका राइट आंसर अगर लगाना होगा तो डी, उपरोक्त सभी। लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा में पॉइंट याद रखना है कि डूरन लाइन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। आगे देखते हैं 32। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है, जिसमें कंकड़ व बजरी के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं 33। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में गड़जात पहाड़ियाँ, ये उड़ीसा में यहाँ पे स्थित हैं। बाकी अन्य सभी बालाघाट, मांडव और सतमाला, अर्थात कि यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों हमारी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और गड़जात कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड और बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व में हमें बताना है, तो सबसे पूर्व का हमारा कौन सा हो जाएगा? बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर। निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक से शारदा नदी का उद्गम होता है? तो 35 यहाँ पे मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है और इसी हिमनद से शारदा अर्थात की काली गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम। राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है? तो गुजरात के सौराष्ट्र में लेप्चा की बात करें तो यह सिक्किम, डाफर यह गुजरात में, और चेंचू आंध्र प्रदेश और डफला अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी, डाफर। लोमबेक जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो यह जोड़ता है किसे? जावा सागर और हिंद महासागर को। तो लोमबेक जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर, 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। देश और उसकी राजधानी नामीबिया, विंडहाक, उत्तर कोरिया, सियोल, यमन, मस्कट, आइसलैंड, रिक्याविक। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे नामीबिया और आइसलैंड ये दोनों तो हमारे सही सुमेलित हैं, लेकिन यमन की राजधानी जो कि है क्या? सनाइया, तथा उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत। उत्तर कोरिया की याद रखिएगा आप क्या? प्योंगयांग, और यमन की क्या? सनाइया। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? असुमेलित। पहला और चौथा यहाँ पे राइट आंसर। तो 38 का ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी आंग्ल अमेरिकी व लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को अलग करती है? तो यहाँ पे रियो ग्रांड नदी जो कि अमेरिका और मैक्सिको को यहाँ पर क्या करती है? इसकी सीमा रेखा बनाती है। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 40। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित खड्ड है जो ग्रैंड कैनियन, इसकी बात करें तो यह अमेरिका के एरिजोना प्रांत में खड्ड है जो कि कोलोराडो नदी पर क्या है? स्थित है। तो यहाँ पे कोलोराडो नदी, वहीं पे कोलोराडो पठार आ जाता है, रॉकी माउंटेन, माउंट मैकिनले सर्वाधिक उसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कोलोराडो नदी। आगे देखते हैं, जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो उस समय निर्मित मैदान क्या कहलाता है? यह संप्राय मैदान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि दक्षिण भारत की नदियां आंतरिक जल मार्गों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, दक्षिण भारत की नदियां वर्षावाही होती हैं। तो आपको बताना है क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर क्या ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बातें हमारे सही हैं और आर अगर कहा जाए तो यह इसकी उपयुक्त व्याख्या कर भी रहा है।
क्योंकि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो वर्षावाही हैं, मानसून पर निर्भर रहती हैं, तो इस कारण से इन्हें आंतरिक जल मार्गों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? तो चुक्कीमाता पर्वत जो कि चिली में स्थित है और यह तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो चुक्कीमाता पर्वत चिली, और यहीं पे एक चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से लेकर एक यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल भी बनता है, तो उसे भी एक बार आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43 का कौन सा? डी, चुक्कीमाता पर्वत जो कि लौह अयस्क के लिए यहाँ पे संबंधित नहीं है, और बाकी यहाँ पे हमारे तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो 43 का राइट आंसर है हमारा क्या? डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश, तो कोटोपैक्सी आपको याद होना चाहिए, इक्वाडोर। उसके बाद पेरिकुतिन, यह है कहाँ पे? मैक्सिको में। और किनाबालू यह है मलेशिया का है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बी का 3, तो ये है हमारे किसके पास? बी के पास और डी के पास है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं किसको, इसमें सी दोनों में 2-2 हैं, तो ये क्लियर हो गया। अब ए और डी इनमें से कोई एक डिसाइड करेगा। तो आपको जैसे किनाबालू के बारे में हमें पता है, तो किनाबालू क्या हो जाएगा? मलेशिया, डी का चौथा। तो डी का चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी। तो ऐसे भी आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि इनमें से उत्तर से दक्षिण में इनको सही क्रम में क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी? नीलगिरी, फिर आती है हमारी अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम, और उसके बाद आती है नागरकोयल पहाड़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले नीलगिरी, अर्थात कि चौथा पहले, उसके बाद अन्नामलाई। तो आपने ये 2 अगर गेस कर लिए तो आप इजीली बता देंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 45 का ए। क्योंकि जनरली अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो वह नागरकोयल पहाड़ी और कार्डेमम तो आपको पता होगा कि ये अन्नामलाई की बात आती है, लेकिन नागरकोयल इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इसके पहले है या बाद में। तो आपको अगर आप नीलगिरी और अन्नामलाई को ही अगर गेस कर पा रहे हैं तो यहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन तीनों से मिलती है। नागालैंड की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सिर्फ क्या है? केवल एक, नागालैंड की सर्वाधिक सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद देखते हैं 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है, और इसका कारण वर्षावन की तरह यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे कथन 1 और आर दोनों सही हैं, और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। 47 का राइट आंसर है ए। दोमाईशान, लंबापुर तथा यहाँ पे लंबापुर तथा गोगी निम्नलिखित में से किस एक खनिज हेतु प्रसिद्ध हैं? तो यह फेमस है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। दोमाईशान यह मेघालय, लंबापुर यह आंध्र प्रदेश, और गोबी यह कर्नाटक में है, जो कि यूरेनियम की प्रसिद्ध क्या है यहाँ पर? खनन के लिए, खनिज यूरेनियम खनिज के लिए ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यूरेनियम डी। 49 निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित बताना है। काकरापार परियोजना, सबरीगिरी परियोजना या पापनाशम परियोजना। तो सबरीगिरी केरल की जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना पंबा नदी पर की गई है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और क्या? तीसरा, पहला और तीसरा। सबरीगिरी ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। ये पंबा नदी पर, ना कि पेरियार पे।
तो 49 का सी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कृष्णा और इसकी सहायक नदी, गोदावरी, यमुना। तो जैसा कि आपको पता होगा डी, यमुना की सहायक नदी कौन सी है हमारी, चंबल। डी का 3 कहाँ पे मिल रहा है आपको, ए में, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप किसी एक, जैसे यमुना की चंबल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो सिर्फ आप इसको गेस करिए और लगाइए। आगे बढ़िए आप। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान, इसकी बात करें तो लेह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का क्या, बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पर्वत, अल्प्स, वलित पर्वत, वॉसजेस, धनस्रोत, विंध्य अवशिष्ट या फ्यूजियामा ब्लॉक पर्वत। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्यूजियामा, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा किसका, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है की बात करें तो यहाँ पे 52 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। बाकी सारे हमारे क्या है यहाँ पर सही सुमेलित हैं, तो डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है। तो पंपास, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है, जो कि अर्जेंटीना में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 53 का कौन सा, डी। निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो भूमध्य सागर, तो जॉर्डन का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है, जबकि इजराइल, लेबनान एवं सीरिया की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, जॉर्डन। 54 का ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, यहाँ पर उच्च होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पंजाब हरियाणा में यह गेहूं, चना, सरसों की फसलों के लिए लाभदायक होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। यह हिमाचल में सेब की फसल के लिए हानिकारक होता है। हिमाचल क्षेत्र में नदियों को वर्षवाहिनी बनाने में ये सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कहा गई है बात कि सेब की कृषि होती लाभदायक नहीं है, तो यह क्या है हमारा यहाँ पर कथन क्या है, यहाँ पर गलत है, तो सत्य नहीं कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 56 का सी। उनियन पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर, मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलांग से 70 किलोमीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। टोरंटो, शिकागो, डुलुथ और डेट्रॉयट, और संबंधित झील आपको बताना है। तो ये शहर, ये झील के किनारे बसे हुए शहर हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो 58 की बात करें तो डेट्रॉयट यह इरी झील के किनारे अवस्थित है, और बाकी सारे हमारे क्या हैं यहाँ पर सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। 58 का डी, ये यहाँ पे गलत है, और बाकी सारे क्या हैं सही सुमेलित हैं। यहाँ पे आपको इरी लिख लेना है, इरी झील, डेट्रॉयट साइड इरी झील। सबसे पहले दिवालिया होने वाला शहर में भी डेट्रॉयट का नाम आता है। ब्राज़ील में फजेंडा क्या है। तो फजेंडा, ब्राज़ील में काफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो मकर रेखा, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, ये तीनों क्या हैं, मकर रेखा पर स्थित हैं, लेकिन उरुग्वे ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव, महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जाहिर सी बात है कि महाभियोग प्रस्ताव ये मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपाय में शामिल नहीं है। महाभियोग जनरली राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्रियों की शक्तियों से, सर्वोच्च न्यायालय से, लोकसभा अध्यक्ष से, राष्ट्रपति की शक्तियों से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय से। भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है,
तो उद्देशिका में अनुच्छेद 368 में, यह संविधान के भाग 4 में, यह संविधान में कहीं भी उपयुक्त नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है? तो भारत की संचित निधि यह नियंत्रित होती है संसद के द्वारा, जिसमें कि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 266। संचित निधि की बात करें तो संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकलती जब तक कि संसद द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त न की जाए। संसद की अनुमति आपको अगर नहीं मिल पाती है तो आप संचित निधि से किसी भी प्रकार की राशि को वहां से नहीं निकाल सकते। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी का 1975 में फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 65 का डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देते? तो यहाँ पे आपको बताना है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या उड़ीसा। तो यहाँ पे देखिए मिजोरम, नागालैंड और मेघालय राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्यों में नहीं कर देते। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? पहला, तीसरा और दूसरा। तो सी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो यहाँ पे भारत के संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। आगे देखते हैं, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए कि केंद्रीय कानून ही यहाँ पर विजयी होता है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? IAS, IPS, IFS और IJS। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा IAS, IPS और IFS तीनों यहाँ पर क्या है? सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS, IFS है और इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्यसभा के संबंध में सत्य है? राज्यसभा उच्च सदन भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दोनों कथन सही है, अर्थात सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान सहमति वाला संघ है, मॉरिस जॉन्स। यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, आइबर जोनिंग्स। सहकारी संघ व्यवस्था, ऑस्टिन। यह सभी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सम्मिलित हैं। यहाँ पे तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। उसके बाद देखते हैं प्रावधान और उससे संबंधित शोध। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श यह सोवियत संघ और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यह आयरलैंड से ली गई है। तो यहाँ पे चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, पहले का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। तो ए और सी। उसके बाद देखते हैं अब बी के लिए पहला है, बिल्कुल सही। सी, अब सी और डी में देखना है हमें। तो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श ये लिया गया है कहाँ से? सोवियत संघ से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए, 72 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? तो वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक की भारतीय राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर तीनों कथन वित्त विधेयक से संबंधित तीनों कथन यहाँ पर क्या हैं? सत्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 73 का क्या? डी। निम्न पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को आवश्यक रूप से देता है। आपको बताना है कथन कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 56(1) की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है या कर देता है, ये कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना आवश्यक रूप से लोकसभा अध्यक्ष को देता है, जिसमें कि 56 आर्टिकल 56 के सब क्लॉज 2 में इसका वर्णन है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यहाँ पर क्या है, सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन को चुनें। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या है, सत्य हैं। 92वां संविधान संशोधन 1985। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की रासायनिक तकनीक है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे 76 का राइट आंसर है हमारा क्या, दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो ना तो एक है ना तो दो, अर्थात यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या है, सत्य है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो और इनमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ मिलेगा। तो एड्रीनेलिन, जिसे कि लड़ो और ऊड़ो का हार्मोन्स भी इसे नाम दिया जाता है। तो एड्रीनेलिन क्या हो जाएगा हमारा, रुधिर दाब अगर बहुत कम है तो यह उसे के लिए लाभप्रद होगा। तो 77 का राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वायु में कोयले का जलना, गन्ने के रस का किण्वन और समुद्री जल की किण्वन द्वारा नमक बनाना और पेट्रोलियम का भंजन। तो यहाँ पे 78 में समुद्री जल के क्रिस्टलन द्वारा नमक बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ना कि रासायनिक का। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो त्वचा, वृक्क और आंत और अग्नाशय। तो यहाँ पे उत्सर्जी अंग की बात करें तो अग्नाशय उत्सर्जी अंग यहाँ पर नहीं है। मानव शरीर में बंद और दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या है। तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी और मानव शरीर में विकसित बंद तथा दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताओं की बात की गई है। तो इसमें रुधिर बंद नलिकाओं में रहता है और इसमें पदार्थों का आदान प्रदान उत्तक द्रव द्वारा होता है और इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पे डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है। तो ये होता है किसके द्वारा, ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा वे आधार है जिनके द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा 3 कारण बताए गए हैं, जैसे कि स्वैच्छिक त्याग और बर्खास्तगी और उसके बाद वंचित करने द्वारा, अगर संसद ही उसको वंचित कर दे तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी हमारे क्या हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न पर विचार करें। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और महान्यायवादी, उपरोक्त में से कौन से पद केवल भारत के नागरिक धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी सारे पद ये भारत के नागरिक के लिए ही यहाँ पर क्या है, सुरक्षित है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि की योग्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राइट आंसर है इसका डी। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे क्षेत्र हैं जिनमें सदस्यों का मनोनयन होता है। तो साहित्य, विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, कला, समाज सेवा। तो आपको बताना है इनमें से कौन से वे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए 84 की अगर बात करें तो राज्यसभा को में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है सदस्यों को और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और 12 सदस्यों में अगर बात की जाए तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से ये चुने जाते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, अर्थात कि 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जब किसी मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है तब इसे क्या कहते हैं। तो तब इसे कहा जाता है निजी सदस्य विधेयक। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं
और विधेयक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जब किसी मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक भी कहा जाता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निदेशक था तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत एक नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था, जिसमें आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है। तो 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा रेल की पटरियों के बीच स्थित दरारों को जोड़ा जाता है? तो यह थर्मीटर प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। विषाणुओं के उपयोग से जल को सड़ने से बचाया जाता है और मनुष्यों में इंसेफेलाइटिस रोग विषाणु संक्रमण से होता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे जितने भी कथन हैं 1, 2, 3 तीनों हमारे क्या हैं? सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिश्र धातु कांसा, तांबा और टिन, डच मेटल, ताम्र, जस्ता और निकेल, गन मेटल, ताम्र, टिन और जस्ता। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो डच मेटल जो कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है और इसका उपयोग मशीन के पुर्जों बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता होना चाहिए, निकेल नहीं। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत? तो पहला और तीसरा, अर्थात कि इसमें देखिए 89 में हमारा केवल 2 क्या है? सुमेलित नहीं है। हाँ, सुमेलित नहीं है हमें बताना है, तो केवल 2 बी अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य है? डॉग फिश, कटल फिश, स्टार फिश या डेविल फिश? तो यहाँ पे डॉग फिश शार्क को कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए। भौतिक राशि और उसके मात्रक, विद्युत धारिता कूलम, विद्युत चालकता सीमेन और चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कूलम यह विद्युत आवेश का मात्रक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो दूसरा और तीसरा, यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही सुमेलित हैं, बल्कि पहला यहाँ पर कूलम होना चाहिए, विद्युत आवेश का मात्रक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुषों में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा महिलाओं से अधिक होती है और किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रक्त कणिका में प्रोटीन पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो स्तनधारी प्राणियों में जैसे कि ऊँट, इसमें लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है हमारा क्या है? सत्य नहीं है, जो कि कहा गया कि किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे ऊँट में क्या है? पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 2, जो कि यहाँ पर सही नहीं है, बाकी क्या है? सही। आगे देखते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एंटी ए और एंटी बी, और ये विशुद्ध क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर उसका हो जाएगा क्या? बी 93 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्पिरिन का साधारण नाम है? तो एस्पिरिन का साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। विद्युत जनित परिवर्तित करता है। विद्युत जनित क्या परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित करता है विद्युत धारा अथवा बिजली उत्पन्न करने का यह उपकरण है, और यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। तो इसका 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अर्थात कि सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मानव शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। और प्यार, क्रोध, ये सारे भी हाइपोथैलेमस से संबंधित है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण किडनी, कुल रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 65, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम ल्यूकेमिया। तो 96 में देखिए आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित नहीं है। तो रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। तो यहाँ पे 65 की जगह क्या होना चाहिए? 55। बाकी हमारे कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो 96 का राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु माइक्रोब पानी के उबालने के पश्चात भी जीवित और सक्रिय रहता है?
तो यहाँ पे स्पोर्स जीवाणु माइक्रो पानी को उबालने के पश्चात भी जीवित रहता है, बाकी सारे यहाँ पर मर जाते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, लाइकेन, तो ये सारे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स क्या है, सक्रिय रहता है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्पोर्स। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित शिशु रोग से, तो इसका राइट आंसर है क्या, 98 का सी। यदि कोई व्यक्ति केवल चावल एवं आलू से बनी सब्जी का आहार करता है तो निम्न में से किसकी हीनता से ग्रसित हो सकता है वो? तो उसे प्रोटीन एवं वसाएं। यदि कोई व्यक्ति चावल और आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है तो प्रोटीन एवं वसाओं की हानियों से वो हीनता से वह ग्रसित हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। आगे देखते हैं 100। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार अर्थात कि स्टार्च तैयार करने में प्रयुक्त होता है? तो स्टार्च में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार अर्थात स्टार्च तैयार करने में मुख्यतः प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेंड्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी और पीडोलॉजी। जैसा कि हमने पहले भी इसमें एक बार चर्चा कर चुके हैं, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे बात की गई है कवकों के अध्ययन की। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, बिल्कुल सही है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ुओं का अध्ययन, पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, सी। फाइकोलॉजी कवकों का नहीं बल्कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। गरीबी दुष्चक्र को चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया की संज्ञा किसने प्रदान करी थी? तो यह प्रदान की जाती है किसके द्वारा, गुन्नार मेडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का बी। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्रामीण भारत लिंगानुपात 949, शहरी भारत लिंगानुपात 929, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य केरल और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कथन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पर हरियाणा है, जो कि 880 है इसका लिंगानुपात। तो जम्मू कश्मीर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका 103 का डी। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम से कम करके कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया जाता है 14 अप्रैल 2016 से। राइट आंसर इसका क्या, सी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पर किसका है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से देखिए सिक्किम का है 86 और हिमाचल प्रदेश का 123, नागालैंड की बात करें तो 119 और मिजोरम का 52। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 105 का। जनगणना 2021 के अनुसार शहरी जनसंख्या के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए तो महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर आता है हमारा क्या, पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। शहरी जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र फिर उत्तर प्रदेश, अर्थात इसका 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का सदस्य नहीं है? तो एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कुल 21 सदस्य हैं और कंबोडिया यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया ये इसके सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी। विनिर्माण क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पर निर्माण उद्योग को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया? तो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को 1980 में इसका गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो यहाँ पर मिजोरम, जहाँ की 0.17% है।
तो मिजोरम यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हरे पौधे उत्पादक, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता, बाज द्वितीयक और सूक्ष्मजीव अपघटक। तो देखिए बाज, जाहिर सी बात है आप इसको इजीली गेस कर पाएंगे। बाज ये द्वितीयक उपभोक्ता में नहीं बल्कि ये तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हमारा 111 का बाज, ये सुमेलित नहीं है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? शाहजहांपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका 112 का डी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह भारत के लगभग 7.33% क्षेत्रफल ये क्या करता है? अधिग्रहित करता है। तो 113 का राइट आंसर 7.33। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संबंध में सुमेलित नहीं है? संकिसा, फर्रुखाबाद, सराय नाहर, राय प्रतापगढ़, संभल मेरठ या सोहगौरा गोरखपुर। तो यहाँ पे संभल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अवस्थित है और बाकी सारे क्या हैं हमारे सुमेलित हैं। तो ए बी डी ये सारे क्या हैं सही सुमेलित हैं, संभल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी, इसको होना चाहिए कहाँ पर हमारा? बरेली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नलकूपों के माध्यम से सिंचाई में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि के 21.4% क्षेत्रफल को ही नहरों द्वारा जल उपलब्ध हो पाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पर हमारे सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापी विद्युत विस्तार परियोजना स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है ये। तो यह स्थित है कहाँ पर? अलीगढ़ में। तो 118 उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम, तो इसमें राइट आंसर 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक इस्लाम धर्म की अनुयायी है? तो यहाँ पर महागीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और यह मुख्यतः किसकी? इस्लाम धर्म की अनुयायी होती है। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? माहीगीर। 120 देखते हैं। कैरोटीनाइड नामक वर्णक वनस्पतियों को निम्न में से किस एक की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 का ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भुगतान बैंकों में जमा स्वीकार करने की सीमा निश्चित होती है जबकि लघु वित्त बैंकों में नहीं, और भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकते। आपको बताना है असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन हमारे क्या हैं? सत्य हैं। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाहू बेगम का मकबरा फैजाबाद, सबरी प्रताप मिर्जापुर, लखनौती किला मुजफ्फरनगर, उर्मिल डैम महोबा। तो यहाँ पे देखिए लखनौती किला सहारनपुर में स्थित है और बाकी सारे क्या हैं? सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। 123 का सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। आगे देखते हैं 125। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो यहाँ पर देखिए 1991 से 92 में भारतीय मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन किया जाता है। उदारीकरण यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? 125 का बी। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाता है? यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा 126 का ए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भोपाल कीटनाशक उद्योग, पिंजौर रबर उद्योग, शिवकाशी माचिस उद्योग या लुधियाना भारी मशीनरी। तो यहाँ पे पिंजौर मशीन औजार हेतु प्रसिद्ध है और बाकी क्या है? सभी
सही सुमेलित हैं। तो पिंजौर रबर उद्योग यहाँ पे गलत हो जाएगा और हमें यही बताना है कि सुमेलित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 127 का बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बायोडीजल दिवस 10 अगस्त। तो ये सारी डेट आप एक बार याद रखिए क्योंकि ये सारी क्या है हमारी यहाँ पर सही हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और ओजोन दिवस आपको याद ही होगा। विश्व बायोडीजल 10 अगस्त, बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। जब दो अलग अलग प्रकार के पौधों का संबंध भोजन आधारित न होकर केवल आवास आधारित होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब दो अलग अलग पौधों का संबंध भोजन आधारित न होकर आवास आधारित होता है तो इसे अधिपादप कहते हैं। अधि जैसे अधिवास होता है ना, तो ऐसे आप याद रखिए, अधिपादप कहते हैं उसको। तो 129 का ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और उसके बाद आता है वन संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2000। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 और बाकी सारे क्या हैं हमारे सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? निवल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। 132। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं, एक विक्रेता तथा कुछ चुने हुए क्रेता होते हैं, एक विक्रेता तथा अनेक विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। तो राइट आंसर है इसका क्या? ए। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना हुई थी, तो यह कब हुई थी? तो यह होती है 1975 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का क्या हमारा? डी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता जो कि 65.5% है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 50.8। बाकी कथन यहाँ पे सही है। महिला साक्षरता 57, पुरुष साक्षरता 77 और कुल साक्षरता 67.7। श्रम गहन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जहां पर पूंजी मूल्य का महत्व श्रम मूल्य की तुलना में अधिक होता है, पूंजी में अधिक निवेश होता है, श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है या पूंजी का कम निवेश होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका क्या? सी। 136। निम्न को उनके स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड, भारतीय निर्यात और आयात बैंक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 और राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई। देश में निर्धारित हेतु गठित की गई रंगराजन समिति के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे हमारे 137 में क्या है? दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य हैं। तो रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में ₹32 प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये और इसी समिति के अनुसार 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारिता अनुपात 29.5% था। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। आगे देखते हैं 138। मार्च 2022 में आयोजित होने वाला डेफ एक्सपो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष पर रक्षा मंत्रालय द्वारा होता है और मार्च 2022 में इसका आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हैं? सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए मंत्रालय का नाम क्या है? तो जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विश्व का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है किसी अशगाबाद को, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। सबसे महंगा शहर विश्व का इसे घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है कहाँ पर? खवाड़ा, गुजरात में।
ये करंट से अपडेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी जो कि मुख्यतः कोयल अर्थात नॉन रिन्यूएबल के लिए अभी तक जानी जाती थी, और इसने अब अपना कार्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी शिफ्ट कर दिया है। तो ये करंट से रिलेटेड है, इसको ज़रूर एक बार आप याद रखिएगा। 142 देखें, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? तो यहाँ पे पहला पदक 24 जुलाई 2021 को भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू के द्वारा जीता जाता है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान और भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान यहाँ पर 10वां रहा है। तो कथन 2 हमारा क्या है यहाँ पर असत्य, लेकिन कथन 1 सत्य है। तो राइट आंसर है इसका क्या? ए। निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है? तो हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 को मनाया गया। राइट आंसर है इसका बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान को शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ से? चेरापूंजी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 146, निम्नलिखित में से किस एक के सहयोग द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है किसके द्वारा? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 146 का सी। पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो यह निर्वाचित हुए हैं किसके? पेरू के। तो राइट आंसर हो जाएगा 147 का क्या? डी। हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता इटली ने करी, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 148 का ए। आगे देखते हैं, प्रसव उपरांत मातृ एवं कन्या शिशु के पोषक एवं अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं 150, हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज जनता के लिए कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है कहाँ पर? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का डी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।